तो दोस्तों मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और हाँ, आज मैं वो प्रश्न दिखाने वाला हूं जो आपके पेपर में दोस्तों D2 छपने की पूरी संभावना है। बस क्लास को मेरे दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखे, कभी ना समझे मेरे भाई कि इकोनॉमिक्स हमारा एक बोरिंग सब्जेक्ट है, एक हमारा बोरिंग सब्जेक्ट है, एक हमारा हार्ड सब्जेक्ट है। नहीं मेरे दोस्तों, कौन कहता है कि मोहब्बत बर्बाद करती है? कौन कहता है कि मोहब्बत बर्बाद करती है? अरे निभाने वाला मिल जाए तो जमाना याद करती है। ठीक इसी बीच में एक शेर और याद आता है कि कौन कहता है पढ़ाई कठिन होता है? अरे कौन कहता है कि पढ़ाई कठिन होता है? पढ़ाने वाला अगर सही मिल जाए तो हमारा रिजल्ट याद करती है। स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल मिसाइल क्लासेस में। तो मेरे भाई पहला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करेंगे, और ये क्वेश्चन आएगा नहीं भाई, मैं पहले बता देता हूं भाई, आएगा नहीं। मैं 1000% की गारंटी देता हूं भाई, ये आपके पेपर में आएगा नहीं। आ चुका है, एकदम छप चुका है मेरे भाई। एक बार यकीन नहीं होता है तो जैकबोर्ड मेरे दोस्तों जा करके देखिए, एकदम दोस्तों ये पेपर में छप चुका है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में। सन 1936 में प्रकाशित किन्स के प्रथम ग्रंथ का नाम बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं 3 क्वेश्चन बता रहा हूं, तीनों क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। पहला कि किन्स ने दोस्तों एक ग्रंथ लिखा था, एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था क्या? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक लिखने वाला कौन था? किन्स। पहला बात मेरे दोस्तों, किसने लिखा था ये पुस्तक? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक लिखने वाला कौन था भाई? किन्स। ठीक है, किन्स ने कौन सा पुस्तक लिखा? तो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुआ? तो 1936 में। कब प्रकाशित हुआ मेरे भाई? 1936 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, एकदम टॉप लेवल का मैं क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं भाई। ये जो क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को बताया हूं भाई, ये पूरा हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं क्रैश कोर्स। दोस्तों ये क्रैश कोर्स के अंदर में आप लोगों को 5 साल का मॉडल पेपर, 10 साल का PYQ, और हाँ यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। और साथ ही साथ हमारे झारखंड के अंदर में पिछले 3 साल के अंदर में जितने सारे डिस्ट्रिक्ट में प्री बोर्ड और प्री टेस्ट और SA1 का एग्जाम हुआ है, सारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों आप लोग को यहां पे देखने को मिलेंगे। और हाँ यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को क्रैश कोर्स के अंदर में फ्री में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दिए जा रहे हैं, जहां पे दोस्तों झारखंड का सारा स्टूडेंट्स दोस्तों आ करके यहां पे टेस्ट लगा रहे हैं और अपने तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। तो लेट किस लिए कर रहे हैं? जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों क्रैश कोर्स को आप एनी हाउ ज्वाइन करें। मेरे दोस्त आप तैयारी कहीं से भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना ना बोले, क्योंकि दोस्तों क्रैश कोर्स में हर एक वो क्वेश्चन को डाला गया है जो दोस्तों आपके एग्जाम में D2 छपेगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे वो सब्जेक्टिव का हो। बड़ी सुंदर तरीके से दोस्तों आप लोगों के सामने ये कोर्स को तैयार किया गया है। और हाँ, ज्वाइन करने के बाद आप लोग हमारे साथ सुबह दोपहर शाम बेहतरीन तरीके से जुड़ के आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो लेट किस बात की, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इस कोर्स को ज्वाइन करें। और हाँ भूले ना, अगर कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आ रही है दोस्त, तो नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करेंगे तो हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, पूर्ति की लोच से आप क्या समझते हैं? जैसे दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है ना भाई, यानी मांग की लोच, वही आपसे पूछा गया दोस्तों पूर्ति की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना भाई, आप लोग अपने दिल के दरवाजे पे बंद कर लीजिए। ये बात क्यों कह रहे सर? तो ये बात मेरे दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना भाई, इस क्वेश्चन से रिलेटेड ना जाने मेरे भाई नंबरिकल क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग याद कर ले भाई। क्या याद कर रहे हैं? सुनिएगा कि पूर्ति की लोच किसे कहते हैं भाई? एक होता है सर मांग की लोच, और एक होता है सर हमारा पूर्ति की लोच। तो पूर्ति की लोच, पूर्ति की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की माप है भाई। क्या है सर? ध्यान से सुनेगा, पूर्ति की लोच याद रखिए मेरे भाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या मेरे भाई? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एक होता है सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और अभी जो मैं बता रहा हूं मेरे भाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन,
वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। समझिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे भाई, वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो यहाँ पे क्या दिया है, सप्लाई। तो यहाँ पे क्या लिखना है, सप्लाई लिखना है, यानी पूर्ति लिखना है। तो मेरे दोस्तों आपको क्या बताने, पूर्ति की लॉज किसे कहते हैं, तो पूर्ति की लॉज उसे कहते हैं दोस्तों जो हमें वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन तथा वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को दर्शाता है। आइए सर इसके फॉर्मूला की बात करें। इसका फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे, डेल्टा क्यू अपन दोस्तों डेल्टा पी, ठीक है, इंटू पी इंटू क्यू। याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों, जो मांग का फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का होता है। जो फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का होता है वही फॉर्मूला मेरे दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों इस फॉर्मूला से भर भर के आपके पेपर में दोस्तों नंबरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस चीज को आप लोग ख्याल रखेंगे भाई, याद रखिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं मेरे पास, ठीक है। एकदम सिंपल भाषा में बताना है, चाहे आपका मांग की लोच पूछे या पूर्ति की लोच पूछे, एकदम दोस्तों साधारण भाषा में बोलिएगा। क्या बोलिएगा सर, कि सर वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन तथा वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को पूर्ति की लोच कहते हैं। क्या मेरे भाई, पूर्ति की लोच कहते हैं भाई, ठीक है। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं भाई, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, जीडीपी से आप क्या समझते हैं मेरे भाई, सकल घरेलू उत्पाद किसी क्षेत्र विशेष के किसी एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसे मेरे दोस्तों आप लोग याद कर लेंगे मेरे भाई, ये डेफिनेशन आपके पेपर में हर हाल में छपेगी, इस बात को याद रखिएगा। ये जो डेफिनेशन है मेरे दोस्तों आपके पेपर में हर हाल में छपेगा मेरे लाडला, इस बात को याद रखिएगा। क्या रसगुल्ला, ये बात को हमेशा याद रखिएगा मेरे भाई, क्या कि ये आपके पेपर में हर हाल में छपेगी भाई, ठीक है। तो सकल घरेलू उत्पाद किसी विशेष क्षेत्र के किसी क्षेत्र विशेष के किसी एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्या रसगुल्ला, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं भाई, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन को मेरे दोस्तों बेहतर तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार दोस्तों ये रिपीट कर रही है भाई, पिछले कई सालों से ये क्वेश्चन दोस्तों क्या कर रही है भाई, लगातार रिपीट कर रही है। इस चीज को ध्यान रखिए भाई, ठीक है ना, लगातार क्या कर रहे हैं मेरे भाई, लगातार रिपीट कर रही है भाई। क्या है सर, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु। इसे समझने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक डायग्राम बता रहा हूं भाई, इस डायग्राम को आप लोग गौर कीजिएगा मेरे दोस्तों। मेरे पास क्या है भाई, मोहब्बत से बोलिएगा सर, गेहूं है भाई। क्या है, गौर से सुनिएगा, क्या मेरे भाई, गेहूं है। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूंगा कि गेहूं से आप क्या बना सकते हैं, तो आप कहेंगे सर बहुत ही आसान है सर, हम गेहूं से आटा बनाएंगे, इसके अलावा तो सर हम कुछ बना ही नहीं सकते हैं। आराम से सर आप आटा बनाइए भाई, मोहब्बत से क्या मेरे भाई, आप आटा बनाइए। आप मेरे दोस्तों अगर मैं आपसे कहूंगा कि आप आटा से क्या बना सकते हैं, तो आप कहेंगे सर आटा से हम रोटी बनाएंगे सर, आटा से हम ब्रेड बनाएंगे सर, आटा से हम बिस्किट बनाएंगे, है ना भाई। तो मेरे दोस्तों गौर से सुनिएगा, इससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, जो आटा है ना भाई, आटा इसको हम लोग बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तु। याद रखिए क्या मेरे भाई, मध्यवर्ती वस्तु। और इससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, अंतिम वस्तु। याद रखिएगा अंतिम वस्तु, क्या मेरे भाई, अंतिम वस्तु। इसी तरह से दोस्तों आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं फिलहाल अभी दोस्तों जो एग्जाम्पल लिया हूं ना भाई, वो गेहूं का है भाई। क्या है मेरे भाई, ये फिलहाल मैं अब जो आपके सामने एग्जाम्पल लिया हूं ये गेहूं का है, ठीक है। तो गेहूं हमारा प्रथम वस्तु हो गया भाई, ठीक है, गौर से सुनिएगा, गेहूं हमारा प्रथम वस्तु है भाई, ठीक है। और दोस्तों अगर हम आटा की बात करें तो हमारा मध्यवर्ती वस्तु है, रोटी की बात करें तो हमारा अंतिम वस्तु है भाई। क्या है, रोटी की अगर हम बात करें तो हमारा ये अंतिम वस्तु है, ठीक है रसगुल्ला, समझिएगा। हम मध्यवर्ती वस्तु जो है मेरे दोस्तों, इससे हम लोग कच्चा माल बोलते हैं, यस या नो भाई, इससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कच्चा माल बोलते हैं। और इससे दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, उपभोग, उपभोग, यानी दोस्तों इससे हम लोग खा सकते हैं भाई। उपभोग का मतलब क्या होता है सर, इससे हम लोग खा सकते हैं भाई, यस या नो, इससे हम लोग खा सकते हैं भाई, ठीक है। आप दोस्तों जो मध्यवर्ती वस्तु है
ये फैक्ट्री में होता है दोस्तों। क्या? फैक्ट्री में दोस्तों कच्चे माल के रूप में दोस्तों इसे इस्तेमाल करते हैं। पर ये दोस्तों हम लोग क्या करते हैं भाई? घर में इस्तेमाल करते हैं। क्या? घर में इस्तेमाल करते भाई, है ना, इस्तेमाल करते भाई। गौर से समझिए मेरे भाई एक एक चीज को, ठीक है ना। जब ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई, अगर ये समझ गए तो ये चुटकी में समझ जाओगे, इसलिए बता रहा भाई। पहला क्या बताया? गेहूं से आटा, आटा से ब्रेड, ब्रेड यानी रोटी जो भी है। तो मेरे भाई जो आटा है ना भाई, इसे हम लोग मध्यवर्ती वस्तु बोलते हैं। क्या? आटा है मेरे भाई, ये हमारा क्या होगा? मध्यवर्ती वस्तु हो गया। रोटी क्या है मेरे भाई? इसे हम लोग अंतिम वस्तु बोलते हैं। क्या सर? रोटी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? अंतिम वस्तु। तो मध्यवर्ती वस्तु हमारा दोस्तों कच्चे माल के रूप में देखा जाता है। जो हमारा अंतिम वस्तु है भाई, इसे हम लोग उपभोग के रूप में देख सकते हैं भाई। उपभोग क्यों? क्योंकि दोस्तों इसे हम लोग खा सकते हैं भाई। जो हमारा मध्यवर्ती वस्तु है मेरे दोस्तों, इसे हम लोग फैक्ट्री में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो हमारा ब्रेड है मेरे भाई, वो घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कहाँ में मेरा रसगुल्ला? घर में इसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर ये दो चार चीजें अगर आप समझ गए मेरे भाई, तो आसानी से मेरे दोस्तों इसका डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी भाई। ठीक है, चलिए सर, मत समझिएगा कि इकोनॉमिक्स हार्ड है। पहला पॉइंट देखिए मेरे भाई, अंतिम वस्तु, इनका प्रयोग उपभोक्ता द्वारा होता है। अभी एग्जाम्पल दिया भाई, अभी हम लोग ब्रेड को कौन खाएगा? हम लोग खाएंगे भाई। ब्रेड को तो फैक्ट्री में कोई जरूरत नहीं है भाई, है ना। ब्रेड से अगर ब्रेड चॉप भी बनाएंगे तो इंसान ही खाएगा। तो इनका प्रयोग उपभोक्ताओं द्वारा होता है। इनका प्रयोग उपभोक्ता द्वारा नहीं होता है भाई। आप यहाँ पे अगर ये नहीं लिखना चाहेंगे तो आप डायरेक्टली लिखिएगा मेरे भाई कि इनका प्रयोग फैक्ट्री में होता है भाई। इनका प्रयोग कच्चे माल के रूप में फैक्ट्री में होता है भाई, मध्यवर्ती वस्तु का। दूसरा डेफिनेशन क्या है सर? इनका उपभोग, इनका उपयोग उपभोग के रूप में किया जाता है। इनका उपभोग क्या भाई? इनका उपयोग यानी अंतिम वस्तु का जो उपयोग है भाई, इससे हम लोग उपयोग कर सकते हैं भाई, उपभोग कर सकते हैं। यानी सर इससे हम लोग खा सकते हैं भाई। समझिए बात को, ठीक है। रट्टा मत लगाए प्लीज, रिक्वेस्ट है, ठीक ना। इतना सुंदर तरीके से समझा रहा हूं भाई, इसलिए बोल रहा रट्टा मत लगाइए। और दिन रात मेहनत कर रहा हूं, किसके लिए? आप लोगों के लिए भाई, समझे। इसलिए कभी भी रट्टा मत लगाइए और मेहनत से पढ़ाई कीजिए। बार बार कह रहा हूं, एग्जाम सर पे है, एकदम एग्जाम सर पे आ चुकी है। पढ़ाई को मजाक मत बनाइए मेरे दोस्त, क्योंकि यही मजाक करने वाले लोग आपसे कहेंगे रिजल्ट के दिन में इतना कम नंबर कैसे आया। फिर आप क्या मुंह जवाब दोगे मेरे दोस्तों? उस समय आपका सर झुकाना पड़ेगा, आपका माता पिता का सर झुकाना होगा। इसलिए दोस्तों बचे हुए समय में दिल खोल के मेहनत कीजिए मेरे भाई, क्योंकि जिंदगी में ये समय लौट कर नहीं आएगा। बस एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि हम 24 घंटा खड़ा होकर अगर पढ़ा सकते हैं दोस्तों, आप बैठकर पढ़ क्यों नहीं सकते हैं? आप खुद सोचिए मेरे भाई। जब हम बोल के पढ़ा सकते हैं तो आप शांत होकर पढ़ क्यों नहीं सकते हैं? इस बात को आप याद रखिएगा मेरे दोस्तों। बहुत मेहनत कर रहा हूं, आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते मेरे दोस्तों कि मैं आप लोगों के लिए कितना स्ट्रगल कर रहा हूं भाई। बस मेरे दोस्तों मैं चाहता हूं कि इस बार जितना टॉपर बना है 2025 में, इसकी तुलना में दोस्तों 2026 में इससे ज्यादा टॉपर बनना चाहिए हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, है ना भाई। ठीक है, और तब दोस्तों आप अगर अच्छा मार्क्स लाएंगे तो आपके देखा देखी में आपके गांव के छोटे बड़े जो भी होंगे दोस्तों, बच्चे जो पढ़ाई छोड़ रहे हैं, उसका पाप उसको डांटेंगे दोस्तों, और वो भी पढ़ाई करना शुरू कर देंगे भाई, है ना। एग्जाम्पल बनिए मेरे भाई, अच्छा एग्जाम्पल। तो दूसरा जो हमारा दोस्तों, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो हम लोग, सॉरी हाँ, दूसरा पॉइंट हम लोग क्या बात की सर? इनका उपयोग उपभोग के रूप में किया जाता है, इससे हम लोग खा सकते हैं। इनका उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है, अभी बताया सर, इसके फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है। तीसरा की बात करें, इसे घरेलू क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल भाई, हम लोग ब्रेड को, है ना भाई, रोटी को या हम लोग बिस्किट को कहाँ प्रयोग करते हैं भाई? इसे घरेलू क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। इसे उत्पादन के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं भाई? उत्पादन के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। जैसे आटा से हम निमकी बनाएंगे भाई, है ना भाई, आटा से हम निमकी बनाएंगे तो उत्पादन के क्षेत्र में दोस्तों इसका प्रयोग होती है। ठीक है, आइए सर, उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि यह आपको बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा भाई। आइए सर क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना विधि को लिखे। राष्ट्रीय आय, मैं पहले बताना चाहूंगा, मैं एक्चुअली पिछला वीडियो में नहीं बताया था, लेकिन मेरे दोस्तों मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताऊंगा। आपके पेपर में ये 5 मार्क्स का छपेगा नहीं, छप चुका है मेरे भाई, स्टाम्प पेपर लगा लीजिएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना विधि को लिखे। तो मेरे भाई क्या क्या 5 विधि होता है भाई, लेकिन यहाँ पे आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मेरे दोस्तों आपको छोटा ही लिखना है। उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि या दोस्तों आय विधि या व्यय विधि, याद रखिएगा 3 विधि को। ठीक है, पहला क्या बताया भाई? पहला दोस्तों मैंने बताया उत्पादन विधि या दोस्तों आय विधि या हमारा व्यय विधि। समझ गए मेरे भाई? चलिए सर अगला पॉइंट पे आते सर। बाजार किसे कहते हैं? 1000% की गारंटी देता हूं मेरे दोस्तों कि आपके पेपर में बाजार के बारे में आएगा। बाजार का सिद्धांत किसने देते हैं मेरे भाई? इसको भी याद रखिएगा, किस चाचा ने दोस्तों हमारा
बाजार का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था मेरे भाई? बाजार का सिद्धांत देने वाला कौन था मेरे भाई? हमारा किन्स चाचा थे दोस्तों, जिन्होंने हमारे बाजार का सिद्धांत दिए थे। बाजार क्या है? बाजार का अभिप्राय किसी स्थान से ना होकर उस समस्त क्षेत्र से होता है जहां किसी वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं। अगर दोस्तों आप लोग देहाती भाषा में सुनना चाहते हैं, भाई पेट में दर्द उठ गया मेरे भाई, हाँ भाई बहुत ज़्यादा पेन होता है भाई, इस कई सालों से लगातार पिछले 2 साल से मेरे दोस्तों ठंडी के मौसम आती है और दोस्तों हमारे यही प्रॉब्लम होता है, पता नहीं क्या होगा सर। हाँ भाई देखिए, मैं बात कर रहा था दोस्तों बाजार किसे कहते हैं। अगर आप लोग देसी भाषा में सुनना चाहते हैं तो सुनिए, बाजार उस स्थान को कहा जाता है जहां पर क्रेता और विक्रेता की भारी संख्या होती है और किसी भी वस्तु के क्रय और विक्रय में जब क्रेता और विक्रेता एक मूल्य पर संतुष्ट हो जाते हैं तो उसे हम लोग बाजार कहते हैं। समझ रहे भाई, बाजार किसे कहते हैं? तो बाजार उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पे भारी मात्रा में क्रेता और विक्रेता देखने को मिलता है, साथ ही साथ किसी भी वस्तु के क्रय या विक्रय में एक निश्चित मूल्य पर जब क्रेता और विक्रेता संतुष्ट हो जाते हैं तो दोस्तों इसे हम लोग बाजार कहते हैं। एकदम साधारण भाषा में दोस्तों याद रखिएगा भाई, ठीक है। अब आते हैं सर हमारा क्या भाई, अवसर लागत से आप क्या समझते हैं भाई, है ना। अवसर लागत का अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से होता है जिसको किसी दूसरे वस्तु को प्राप्त करने के लिए त्याग करना पड़ता है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है भाई, समझिएगा। क्या है मेरे भाई, चक्कर आ रहा है भाई, देखिए देखिएगा नहीं क्या होगा आगे चलकर। अवसर लागत से आप क्या समझते हैं? अवसर का मतलब नहीं भाई मेरे पास बहुत सारा अवसर है, नहीं। जैसे लड़की लोग खास करके कहती है अरे तुम चले गए तो क्या हुआ रे, कोई और आएगा, मेरा बहुत अवसर है भाई, बोलते हैं या नहीं? वही कह रहा है मेरे दोस्तों कि अवसर लागत से आप क्या समझते हैं? अवसर लागत, ध्यान से देखेंगे, अवसर लागत का अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से होता है जिसको किसी दूसरे वस्तु को प्राप्त करने के लिए त्याग करना पड़ता है। जैसे दोस्तों अभी मैं जिलेबी खा रहा हूं और मेरे दोस्तों मेरे पास रखा है समोसा भी, मैं जिलेबी को त्याग कर दिया, समोसा को एक्सेप्ट कर लिया। मैं काला लड़का को त्याग कर दिया, गोरा लड़का को एक्सेप्ट कर लिया, है ना भाई, समझ रहे बात को। तो उसे हम लोग अवसर लागत कहते हैं भाई। अवसर लागत का अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से होता है जिसको किसी दूसरे वस्तु को प्राप्त करने के लिए त्याग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है मेरे भाई? त्याग करना पड़ता है। अब आते हैं सर सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट, एमसी, है ना भाई। मार्जिनल कॉस्ट किसे कहते हैं दोस्तों? समझिएगा दोस्तों मोहब्बत से, मार्जिनल कॉस्ट सीमांत आगम, उत्पाद या फर्म को वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से जो अतिरिक्त आगम प्राप्त होती है, याद रखिएगा उसे सीमांत आगम कहते हैं भाई। सीमांत आगम लिखा है भाई, आगम, सीमांत लागत लिखा है या आगम लिखा समझ में नहीं आ रहा है। ये सीमांत आगम का फॉर्मूला है मेरे भाई। आगम होगा भाई, ठीक है। सीमांत आगम उत्पादक या फर्म को वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से जो अतिरिक्त आगम प्राप्त होता है उसे सीमांत आगम कहते हैं। ये डेफिनेशन याद रखिएगा, सीमांत आगम, है ना भाई, याद रखिए। सीमांत आगम और सीमांत लागत का जो फॉर्मूला आता है ना भाई, मतलब दोस्तों जो डेफिनेशन होता है लगभग मेरे भाई क्या होता है, सेम टू सेम होता है। इस बात को याद रखिएगा कि सीमांत आगम उत्पाद या फर्म को वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से जो अतिरिक्त आगम प्राप्त होती है उसे सीमांत आगम कहते हैं। और ये फॉर्मूला आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा भाई, इसको याद रखेगा। ये फॉर्मूला मेरे दोस्तों, ये आपका फॉर्मूला जो है ये ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा। आपसे पूछा जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू, है ना भाई। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है सर? तो बताएंगे सर टोटल रेवेन्यू, है ना भाई, माइनस टोटल रेवेन्यू इंटू n-1। इसको याद रखिए मेरे भाई, n-1। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपने दिल के दरवाजे पे बंद कर लीजिए मेरे भाई। क्या मेरे भाई? इसे आप लोग अपने अपने दिल के दरवाजे पे बंद कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके पेपर में हर हाल में छपेगी, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगला आते सर औसत लागत और सीमांत लागत में क्या डिफरेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। औसत लागत यानी दोस्तों हमारा एवरेज कॉस्ट, है ना भाई, एवरेज कॉस्ट। और सीमांत लागत मतलब मार्जिनल कॉस्ट, है ना भाई, मार्जिनल कॉस्ट। एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल लागत में जितनी वृद्धि होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? याद रखिए सीमांत लागत कहते हैं। आइए सर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सीमांत औसत लागत से। पहला पॉइंट ध्यान से देखिएगा कि औसत लागत और सीमांत लागत में क्या डिफरेंट है, ध्यान से देखिए मेरे भाई।
किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं। एग्जाम्पल सुनिए, मेरे घर में दोस्तों एक भाई ने 4 रोटी खाया, एक भाई ने 5 रोटी खाया, एक भाई ने 1 रोटी खाया, एक भाई ने दोस्तों 10 रोटी खाया, मतलब 5 भाई 4 भाई, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा, पापा कहेंगे बताओ, ऐसा नहीं चलेगा, आप लोगों ने एवरेज कितना रोटी खाया, तब मैं क्या करूंगा भाई, सबको जोड़ूंगा, 5 4 9 10 10 20, कितना हो गया 20 रोटी। तो मेरे दोस्तों 20 रोटी नहीं भाई, ये टोटल रोटी हो गया, 1 2 3 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया मेरे भाई 5। मैं अपने पापा से कहूंगा, पापा मेरा एवरेज जो है ना, हमारे 4 भाई को जो एवरेज रोटी खाने की जो क्षमता है वो हमारा 5 गो है। कितना है 5 गो है। तो इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं औसत लागत, कि किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं। किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा जो है सीमांत लागत किसे कहते हैं, एक अतिरिक्त इकाई के उत्पाद करने से कुल लागत में जितनी वृद्धि होती है उसे उस इकाई की सीमांत लागत कहा जाता है। जैसे दोस्तों एग्जांपल दे रहा हूं मेरे भाई, कि मैंने पहला दिन में 3 रोटी खाया, ठीक है, दूसरा दिन में दोस्तों मैंने 4 रोटी खाया, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आप क्या हुआ, मेरे बात को सुनिएगा, सोरा मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, पहला दिन में मैंने 3 रोटी खाया, दूसरा दिन में मैंने 4 रोटी खाया, तो एगो एक्स्ट्रा हुआ या नहीं भाई, एगो क्या हुआ भाई, एक्स्ट्रा हुआ ही नहीं। तो इसी एक्स्ट्रा को बोलते भाई सीमांत लागत, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट में, अल्पकाल में औसत लागत, औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का योग होता है भाई। अल्पकाल में यानी शॉर्ट टाइम की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टाइम में मेरे दोस्तों याद रखिए एवरेज कॉस्ट बराबर क्या होता है मेरे भाई, याद रखिए AFC प्लस ABC, यानी अल्पकाल में औसत लागत, औसत स्थिर लागत, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और औसत परिवर्तनशील लागत, एवरेज वेरिएंशियल कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत क्या होता है मेरे भाई, योग के बराबर होती है। और ये फॉर्मूला से रिलेटेड दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊंगा मेरे भाई, और जब मैं न्यूमेरिकल का क्वेश्चन करवाऊंगा उस समय, ठीक है। ये जो आप लोगों का दोस्तों दिया हुआ है ना भाई, इससे रिलेटेड मैं बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करती है। सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागतों पर दोस्तों क्या करती है, निर्भर करती है। यानी मार्जिनल कॉस्ट का दोस्तों अलग अलग फॉर्मूला आता है, ध्यान से देखेंगे। क्या था भाई, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, क्या होता है मेरे भाई, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, ठीक है। डेल्टा टोटल कॉस्ट बटा क्वांटिटी, ठीक है। देखिए अब यह यू आकार का होता है भाई। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें, जो हमारा औसत आगम होती है ना भाई, औसत लागत, ये हमारा दोस्तों क्या होता है, यू आकार का होता है, लेकिन इसका आकार भी यू आकार का है। दोनों का आकार क्या होता है मेरे भाई, यू आकार के जैसा ही होता है। औसत लागत का भी यू आकार होता है और दोस्तों सीमांत लागत का भी आकार जो है दोस्तों यू आकार के जैसा ही होता है भाई, ठीक है। आप दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं, सॉरी आपका क्या बोलते हैं, डायग्राम देख सकते हैं दोस्तों। ये हमारा थोड़ा यू आकार कैसा है, बस मेरे दोस्तों इतना डिफरेंट है भाई। उम्मीद कर रहे हैं मेरे भाई कि आपको बेटर तरीके से समझ में आ रहा भाई, उम्मीद करें ना भाई कि आपको सही तरीके से समझ में आ रहा भाई। आइए सर कॉपी पेन लेकर बैठे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये पिछले साल का 5 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2023 या 22 का होगा भाई, ठीक है, 2023 या 22 का होगा। ये नंबरिकल पर मत जाइए मेरे दोस्तों, ये जो दिया है ना भाई ये गलत बनाया हुआ है। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, गौर से सुनिए। आप लोगों को मैं 2 फॉर्मूला लिखा था, याद कीजिए दोस्तों, अगर आप लोगों को याद होगा, है ना भाई। क्या लिखा है सर, है ना कैपिटल इक्वल टू, देखिए भाई एक लिखा है 1/MPS, है ना भाई, 1/MPS पहला फॉर्मूला लिखा थे। दूसरा लिखा थे सर क्या, A बराबर 1/1 माइनस MPC। गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं क्रैश कोर्स। दोस्तों ये क्रैश कोर्स के अंदर में आप लोगों को 5 साल का मॉडल पेपर, 10 साल का PYQ, और हाँ यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। और साथ ही साथ हमारे झारखंड के अंदर में पिछले 3 साल के अंदर में जितने सारे डिस्ट्रिक्ट में प्री बोर्ड और प्री टेस्ट और SA1 का एग्जाम हुआ है, सारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों आप लोग यहां पे देखने को मिलेंगे। और हाँ यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को क्रैश कोर्स के अंदर में फ्री में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दिए जा रहे हैं, जहां पे दोस्तों झारखंड का सारा स्टूडेंट्स दोस्तों आ करके यहां पे टेस्ट लगा रहे हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। तो लेट किस लिए कर रहे हैं, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों क्रैश कोर्स को आप एनी हाउ ज्वाइन करें। मेरे दोस्त
आप तैयारी कहीं से भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना ना बोले, क्योंकि दोस्तों क्रैश कोर्स में हर एक वो क्वेश्चन को डाला गया है जो दोस्तों आपके एग्जाम में D2 छपेगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे वो सब्जेक्टिव का हो। बड़ी सुंदर तरीके से दोस्तों आप लोगों के सामने ये कोर्स को तैयार किया गया है। और हाँ, ज्वाइन करने के बाद आप लोग हमारे साथ सुबह दोपहर शाम बेहतरीन तरीके से जुड़ के आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो लेट किस बात की, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इस कोर्स को ज्वाइन करें। और हाँ भूले ना, अगर कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आ रही है दोस्त, तो नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करेंगे तो हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। आप लोगों को मैंने लिखाया था भाई, यस कह रहा हूं। साथ ही साथ दोस्तों एक फॉर्मूला और लिखाया था कि के बराबर, याद रखिए दोस्तों, डेल्टा y अपन डेल्टा आई होता है भाई। क्या होता है मेरे भाई? के बराबर डेल्टा y अपन डेल्टा आई होता है भाई। मैं यहां तक मेरे दोस्तों आप लोगों को पहले ऑलरेडी बता चुका हूं, इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा क्या करना है भाई। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए और क्या बोल रहा है दोस्तों, इस पर हम लोगों को गौर करना है। पूछा क्या है भाई, एक अर्थव्यवस्था में बढ़ी हुई आय को 75% उपभोग भाई क्या जाता है। यानी सर आपका इनकम जितना भी है उसमें इनकम दोस्तों क्या हो गया भाई, इंक्रीजेज हो गया, आपका सैलरी क्या हो गया भाई, बढ़ गया। तो आप क्या कर रहे हैं भाई, 75% दोस्तों उपभोग कर रहे हैं भाई, है ना, खर्चा कर रहे हैं। किस पर? तो हम बोल सकते हैं दोस्तों जो हम खर्चा करते हैं मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी कंजम्पशन, आपका कितना होगा भाई, 75%। कितना मेरे भाई, 75%। ठीक है। निवेश रुपए 1000 है भाई। आपने दोस्तों निवेश कितना किया भाई, तो बताएंगे सर मैंने निवेश जो किया था ना भाई वो पूरा का पूरा मैंने 1000 किया था भाई। ठीक है, पूरा का पूरा दोस्तों मैंने क्या किया, 1000 किया। निवेश इनकम मेरे भाई, है ना, तो मेरा भाई कितना होगा, 1000 रुपया होगा। ध्यान से सुनते जाइएगा भाई। ठीक है, अब पूछा गया से निम्नलिखित का आंसर बताए। आय में कुल परिवर्तन, सॉरी आय में कुल वृद्धि। आय में कुल वृद्धि मेरे दोस्तों याद रखिएगा, आपसे पूछा गया कि सर आय में कुल वृद्धि कितना होगा। आय में कुल वृद्धि मतलब दोस्तों आपका पूछा गया है कि डेल्टा वाई बराबर कितना होगा, यह आपसे पूछा गया है। गौर से देखिएगा भाई, मेरा बात को समझिए मेरे भाई, आप लोग समझते नहीं है इसीलिए मेरे दोस्तों समझ में नहीं आता है। सबसे पहले देखिए एमपीसी दिया है भाई 75%, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है बाबू, थोड़ा गौर से देखिएगा। एमपीसी दिया है भाई 75%, 75 नहीं है भाई, 75% है, गौर से सुनिएगा। और दोस्तों हमारा डेल्टा आई कितना दिया सर, 1000। और आपसे डेल्टा वाई पूछा गया मेरे दोस्तों, यानी पूछा गया क्या, आय में कुल वृद्धि बताइए सर, आय में कुल वृद्धि कितना होगा, है ना भाई। तो मेरे दोस्तों एक फॉर्मूला पढ़ें, गौर से सुनिएगा मेरे भाई मोहब्बत से। सबसे पहले देखिए भाई, के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी, क्या हम लोग निकाल सकते हैं मेरे भाई? आप कहेंगे सर बिल्कुल मेरे दोस्तों हम लोग निकाल सकते हैं भाई, क्योंकि के का वैल्यू हमें निकालना जरूरी है भाई। के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी कितना दिया सर हमारा, 75। याद रखिए दोस्तों कितना दिया मेरे भाई, यहाँ पे 75 दिया भाई। थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो मेरे भाई समझ में आएगा आप लोगों को, और अगर गौर नहीं करेंगे फिर मेरे दोस्तों जिंदगी में नहीं समझ पाओगे, इस चीज को याद रखेगा। अब के बराबर जब इसको दोस्तों इससे घटाएंगे ना भाई, याद रखिए 75% है, 75%। मेरे बात को ध्यान से सुनेंगे, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स। 75% भाई, परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, 100 आएगा। जब दोस्तों हम 100 को 75 से भाग देंगे तो 0.75 आएगा। कितना मेरे भाई, 0.75 आएगा, है ना, 0.75 आएगा या नहीं। जब 0.75 को दोस्तों अगर हम 1 से घटाएंगे तो 2.5 आएगा, सॉरी कितना आएगा मेरे भाई, ध्यान से देखिए मेरे भाई। अगर हम 100 को देखिए, 100 को दोस्तों देखिए एक बार जल्दी से बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। 75% जो आपका दिया है, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा भाई, है ना। काटिए भाई, 25 3 75, 25 चौके 100, है ना भाई। जब 4 को जब हम दोस्तों 3 से भगा देंगे तो कितना हो गया, तो बोलेंगे सर ये हमारा आ गया सर कितना, 0.0, 4 से 28 और दोस्तों 0 4 5 20, यानी सर 0.75, है ना भाई, 0.75। तो मैं वही चीज आपको यहाँ पे समझा रहा था भाई कि जो आपका 75 है ना भाई, आप यहाँ पे दोस्तों 0.75 भी लिख सकते हैं। 0.75 क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 0.75। अब मेरे भाई 1 रुपया से अगर हम 0.75 को घटाएंगे तो मेरा कितना बचेगा सर, 0.25। क्या मेरे भाई, 0.25। अब इसी पॉइंट को दोस्तों अगर हम हटा देंगे तो ऊपर में क्या छपेगा भाई, डबल जीरो आएगा। तो 25 चौके कितना हो गया भाई मेरे दोस्तों, 25 चौके कितना हो गया, 100। यानी सर हमें निकल कर आ गया दोस्तों के बराबर कितना, 4। के बराबर कितना निकल कर आ गया सर, 4। जब मेरे दोस्तों के बराबर अगर हमारे पास 4 आ गई, है ना भाई, तो हम आराम से मेरे दोस्तों एक फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या भाई, कि के बराबर डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। क्या पढ़े मेरे भाई, सॉरी, डेल्टा वाई अपॉन
डेल्टा आई, यस ये ना भाई। तो के हमारा कितना है भाई 4, ठीक है। डेल्टा आई कितना दिया, सॉरी डेल्टा वाई निकालना है, छोड़ दो भाई। डेल्टा आई कितना दिया है सर हमारा 1000, ठीक है। कितना दिया मेरे भाई 1000 दिया भाई, यस ये नो। अब इसको इससे मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो डेल्टा वाई बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 4000। क्या होगा मेरे भाई डेल्टा वाई बराबर कितना हो जाएगा मेरा आंसर 4000। याद रखे भाई डेल्टा वाई बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 4000। इस चीज को याद रखिएगा, डेल्टा वाई बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बताएंगे सर 4000। समझ गए मेरे भाई। एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक है। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन इसलिए इतना धीरे धीरे बता रहा हूं भाई, ठीक है। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों, के बराबर एक फॉर्मूला आता है सर, क्या होता है सर, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। सर के का वैल्यू कितना निकालें सर, अभी 4 निकाले सर। डेल्टा वाई के वैल्यू कितना दिया था सर, डेल्टा वाई नहीं दिया है सर, छोड़ दीजिए। डेल्टा आई का वैल्यू कितना दिया है सर हमारा 1000। सर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेरे भाई एक चार को अगर 1000 से गुना करेंगे तो 4000 हो गया। तो हमारे यहाँ पे कितना आएगा सर डेल्टा वाई। और यही दोस्तों हमसे निकालने के लिए कहा गया था पॉइंट नंबर 1 में, और मैंने निकाल के भी दिखाया कितना हो गया 4000। कितना हो गया मेरे भाई 4000। कितना हो गया रसगुल्ला 4000, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, क्या उपभोग व्यय में कुल वृद्धि बताइए। उपभोग व्यय में कुल वृद्धि यानी सर उपभोग व्यय है ना भाई, उपभोग व्यय में दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है कि कुल वृद्धि बताइए भाई। उपभोग व्यय में कुल वृद्धि बताना भाई, ठीक है। ध्यान से देखिए मेरे भाई, क्या बताना मेरे दोस्तों, गौर से देखिएगा। उपभोग व्यय में कुल वृद्धि बताना भाई। देखिए दोस्तों उपभोग व्यय है ना, उपभोग व्यय में कुल वृद्धि, उपभोग मतलब होता है दोस्तों क्या दिया भाई उपभोग व्यय, उपभोग व्यय, इसका फॉर्मूला ही गलत दिया भाई। उपभोग व्यय, उपभोग व्यय। एक बार मेरे दोस्तों सारे स्टूडेंट्स एक बार मेरे दोस्तों एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आई, मैं आगे बढ़ूं। बताएं मेरे भाई फटाफट, एक बार आप लोग जल्दी से बता दीजिए भाई फटाफट मेरे दोस्तों। एक बार आप लोग क्या करें जल्दी से बताएं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये सब में मत ध्यान दीजिए भाई, ठीक है। इसमें मत ध्यान दीजिए, समझ गए भाई। इसीलिए ना न्यूमेरिकल का क्वेश्चन में बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ भाई। न्यूमेरिकल का जो प्रश्न है ना भाई मैं बहुत ही धीरे धीरे बता रहा हूँ भाई, है ना। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे ना जो क्वेश्चन दिया है कि उपभोग व्यय में कुल वृद्धि, उपभोग व्यय में कुल वृद्धि कैसे निकालेंगे भाई। उपभोग कंजप्शन, हाँ कंजप्शन के बारे में पूछ रहा है सर, कंजप्शन। ये क्वेश्चन है हमको लग रहा है ना भाई गलत दिया हुआ है। उपभोग व्यय यहाँ से नहीं लिख लेगा भाई। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। अच्छा सेविका बोरे सर पता है क्या चलेगा, सभी का सुनो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है भाई। सेविका बोरे सर पता है क्या चलेगा, ये 75 अरे क्या दिया है सेविका, आपसे पूछ रहा हूँ उपभोग व्यय। और उपभोग व्यय कहाँ होता है हमारा मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी कंजप्शन में, वो कहाँ होता है, अरे एक बचत होता है। ए पगली कौन है रे पगली, कौन है रे पगली, कौन था रे सेविका, ए सेविका दीदी सुन हमारे बतवा। एक होता है सर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ए दीदी ना सुन भी तो बड़ी मारबोगे तोरा हम, सच बताओ बड़ी मेहनत करो तोहनी के खातिर, हम रात दिन एक कर दिलियो बाबू, याद रख भी सिर्फ तोहनी के खातिर। शिवानी सॉरी दीदी, ठीक है। देखिए वो दीदी का कहना है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि वो एमपीसी ही दिया है। दीदी गए ए दीदी एक बात याद रखिए, एक होता है उपभोग, उपभोग ठीक है। देखिए एक होता है सर हमारा सीमांत, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, ठीक है दीदी, ठीक है शिवानी दीदी। और एक होता है सर हमारा क्या सीमांत, सीमांत बचत प्रवृत्ति। याद एक होता है सर हमारा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और एक होता है सीमांत बचत प्रवृत्ति। दीदी ए दीदी थोड़ा सा बात कर रही हो हम, हाँ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या आया है यहाँ पे, उपभोग, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी कंजप्शन, सीमांत बचत प्रवृत्ति, मार्जिनल, हाँ ना भाई मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी सेविंग। याद रखिए दीदी। अब आप ही बताइए दीदी जी, ए दीदी यहाँ पे क्या लिखा हुआ था दीदी, आप कहेंगे उपभोग लिखा था भाई,
है ना। आप क्या कहेंगे, भाई ये तो उपभोग लिखा हुआ था भाई। ए दीदी मैं इसीलिए तो कह रहा था कि हमारा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दिया है। समझ गए दीदी। शिवानी दीदी, चालू नाम सुनते ही किसी और के याद आ जाता है। समझ गए भाई। शिवानी, हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन ना मुझे अजीब लग रहा है भाई, ये क्वेश्चन, उपभोग भाई में कुल वृद्धि, उपभोग भाई में क्या हो भाई, उपभोग भाई में कुल वृद्धि मतलब क्या दिया, हमको समझ में नहीं आ रहा है। यार मैं इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन भर भर के लेकर आऊंगा, उसके लिए तो टेंशन नहीं लेना है। समझ गए दादा यहाँ तक। चालू, चालू अंदर जो टी शर्ट पहने है ना सालू, ये सालू का ही देन है, सालूगिरी। समझ गए ना, बुकारो की है। आइए सर, तो मेरे दोस्तों मैं चाहता हूं आज की क्लास में हम लोग इतना ही बात करते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं आगे क्लास? आगे देखिए दोस्तों, अब कल मैं स्टार्ट करूंगा मेरे भाई। क्या देखिए दोस्तों, कल मैं स्टार्ट करूंगा राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय से क्या अभिप्राय है, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। राजस्व व्यय क्या है, और दोस्तों आपको बताएंगे पूंजीगत व्यय क्या है। फिर दोस्तों मैं आपको भुगतान शेष, व्यापार शेष में अंतर बताएंगे एक, और उसके बाद दोस्तों मैं आपको पूर्ण प्रतियोगिता बचाएंगे। फिर दोस्तों आपका नंबरिकल बताएंगे, हर एक वो क्वेश्चन दोस्तों मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना भाई, ठीक है। धीरे धीरे पढ़िए, इंटरेस्ट बनाइए, बस मेरे दोस्तों टेंशन नहीं लेना भाई, ठीक है। चलिए गुरु जी, बोझ